बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के बारे में। अगर आपने महंगाई के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप हमारी क्लासेस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आखिर पढ़ना क्यों है? देखिए, जीएस पेपर 3 में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके अलावा जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स में भी इको से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम इकॉनमी पढ़ रहे हैं तो उसमें हम इन्फ्लेशन जैसे टॉपिक्स को मिस ना करें, क्योंकि ये टॉपिक्स वो हैं जो पॉवर्टी को सीधा इम्पैक्ट करते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन में हमारी हेल्प कर सकते हैं। सो डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज टॉपिक्स इज रिक्वायर्ड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। लेट्स बिगिन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू होना चाहिए कि आखिर इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई क्या होती है। क्विक राइज इन द जनरल प्राइस लेवल्स। अचानक से किसी कमोडिटी के एक बास्केट में मान लेते हैं 100 कमोडिटीज़ हैं हमारे पास, और उसमें अचानक से प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं। जैसे ही प्राइस लेवल बढ़ते हैं आप कहने लगते हैं कि महंगाई आ गई है, क्योंकि सभी चीज़ों के जो औसत प्राइस थे यानी कि एवरेज प्राइस था उसमें कोई ना कोई बढ़ोतरी हो जाती है। जब किसी कमोडिटी की प्राइस में बढ़ोतरी होती है तब हम कहते हैं कि महंगाई आ गई है। हमें पता कैसे चलेगा कि महंगाई आ गई है और आती क्यों है? वाई डज इन्फ्लेशन अकर? हमें ये पता तो हो कि महंगाई आती क्यों है। तो ऐसे में हम 3 मेजर्स का यूज़ करते हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई महंगाई क्यों आई है। सबसे पहली महंगाई हो सकती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि डिमांड बढ़ने के साथ किसी चीज़ की महंगाई बढ़ जाना। एग्जाम्पल से समझे तो मान लेते हैं कि कोई 2 कमोडिटीज़ थी, लेकिन उसे लेने वाले 5 लोग थे, तो पाँचों लोग अलग अलग तरह से इस चीज़ की डिमांड करने वाले हैं। जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तब बढ़ती है महंगाई। आप देखेंगे डिमांड के साथ साथ क्या आती है, प्राइस बढ़ जाता है, और जैसे जैसे किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे उस चीज़ के प्राइस भी बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि इस जो महंगाई का प्रकार है इसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि किसी कमोडिटी का जो प्राइस है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि उस चीज़ की डिमांड अचानक से बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ एक इन्फ्लेशन और हो सकती है जिसे हम कोस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। कोस्ट पुश इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब ये है कि पहले अगर किसी कमोडिटी को बनाने के लिए आपको 100 रुपये खर्च करने पड़ते थे, अब 120 रुपये खर्च करने पड़ते थे। सो इनिशियली इफ यू वर स्पेंडिंग अबाउट 100 रुपीज़ इन ऑर्डर टू मेक सम कमोडिटी, नाउ यू आर स्पेंडिंग अबाउट 120 रुपीज़, देन दिस इज कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें होता यह है कि आपके जो इंटरमीडिएट कंजप्शंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, वाटर हो सकता है, इन सारी चीज़ों के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब देखिए, जब किसी चीज़ के प्राइस आप इंटरमीडिएटली बढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ पहले 100 की आती थी, अभी हो सकता है 120 की आए, तो आप उसे मार्केट में भी क्या करेंगे, अगर 150 की थी तो हो सकता है 170 की बेचें। तो इससे हमारी जो इन्फ्लेशन है वो आ जाती है। यानी कि आपकी जो इंटरमीडिएट चीज़ें होती हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रॉ मटेरियल, कोई भी चीज़ होती है, अगर वो बढ़ जाती है तो हम उसे कोस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि पहले जिस चीज़ को हम बना रहे थे उसकी कॉस्ट बढ़ने की वजह से, उसकी जो इनपुट कॉस्ट है उसको बढ़ने की वजह से, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने की वजह से, इंटरमीडिएट कंजप्शन की कॉस्ट बढ़ने की वजह से हमारी जो मार्केट प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसी इन्फ्लेशन को हम कोस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तीसरे इन्फ्लेशन की बात करते हैं। तीसरी इन्फ्लेशन होती है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मॉनेटरी इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? सीधा सीधा गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जैसे कि एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, रेपो को घटा देगी। रेपो रेट क्या होता है? यानी कि अगर किसी को पहले किसी को लोन मिलना था 10% पे, लेकिन अब मिल रहा है उसको 6% पे, 6% पर एनम पे, तो अब क्या होगा, ज़्यादा लोग लोन लेने के लिए आ जाएंगे। ज़्यादा लोग लोन लेने के लिए आएंगे तो ज़्यादा लिक्विडिटी होगी। अब ज़्यादा लिक्विडिटी होगी तो ज़्यादा डिमांड होगी, और ज़्यादा डिमांड होगी तो मैंने पहले ही बताया आपको डिमांड के साथ प्राइसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि 3 तरह की इन्फ्लेशन बेसिकली हमें देखने के लिए मिल सकती है। 3 वजहों से इन्फ्लेशन हमें देखने के लिए मिल सकती है। पहली हो सकती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि आपने डिमांड को बढ़ाया जिसकी वजह से जनरल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी हैज़ इंक्रीज्ड। वहीं दूसरी तरफ दूसरी हो सकती है कोस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि रॉ मटेरियल जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब चीज़ों के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं जिसकी वजह से मार्केट वैल्यू किसी कमोडिटी की बढ़ जाती है, उसे हम कोस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तीसरा हो सकता है मॉनेटरी इन्फ्लेशन, यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अपना ली हैं जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है, और जब भी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है उसकी वजह से बढ़ती है डिमांड, और किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ने से आपको पता है क्या होता है, उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो 3 तरह की 3 वजह से हमारी इकॉनमी में जो इन्फ्लेशन है वो आ सकती है। तीनों के बारे में आप समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, हाउ इज़ इट मेजर्ड, यानी कि इसे मापा कैसे जाता है।
आप पता कैसे लगाएंगे कि आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया भी है या नहीं आया? तो इसके लिए हमने सीपीआई या डब्ल्यूपीआई का यूज़ करते हैं। अभी हम बेसिकली सीपीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक तरह की बास्केट है जिसमें कुछ हमने सामानों को रखा हुआ है। अगर उस सामान की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि उस सामान के जो प्राइजेज हैं वो बढ़ जाते हैं, पहले वो 100 का था अभी 120 का हो जाता है, पिछले साल ईयर एक्स में 100 का था, x+1 ईयर में अभी 120 का हो गया है, तो हम कहेंगे कि लगभग 20% के आसपास, यानी 20% इन्फ्लेशन हमें देखने के लिए मिला है। इसे निकालने का तरीका क्या हो सकता है? ज़्यादा फॉर्मूला यूपीएससी नहीं पूछती है, ना निकालने को कहती है, क्योंकि ये बच्चे भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि अगर ईयर एक्स में मान लेते हैं 2020, यानी कि 2020 में हमें इन्फ्लेशन का रेट निकालना था, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सीपीआई इंडेक्स लेंगे 2021 का, 2020 से माइनस कर देंगे तो हमें वो वैल्यू मिलेगी जो चेंज हो गई है। और जो पुराने साल में इन्फ्लेशन थी, मान लेते हैं कि पहले 100 था और चेंज इन वैल्यू 20 आया है, देन वील मल्टीप्लाई इट विद 100 एंड वील गेट 20% रेट ऑफ द इन्फ्लेशन। हमें 20% रेट ऑफ इन्फ्लेशन मिल जाता है। हम इसके लिए रेफरेंस ईयर क्या लेते हैं, तो रेफरेंस ईयर हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, ये याद रखिएगा। यूपीएससी के मोड के ऊपर बात है, क्वेश्चन पूछ सकती है। आगे बात करते हैं। अगला होने वाला है मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के तरीके भी उसके होने की वजह के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, यानी डिमांड बढ़ने की वजह से, दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, यानी कि कॉस्ट बढ़ने की वजह से, और तीसरा मॉनेटरी इन्फ्लेशन होता है, यानी कि सरकार की नीतियों में बदलाव होने की वजह से या किसी तरह से अगर लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, बिकॉज लिक्विडिटी कैन क्रिएट द डिमांड इन द इकोनॉमी फॉर द स्पेसिफिक कमोडिटी एंड देन वील सी द राइज इन द प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी, दैट इज नोन एज मॉनेटरी इन्फ्लेशन। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, द मेजर्स ऑफ द इन्फ्लेशन, यानी कि किस तरह से इन्फ्लेशन को मापा जा सकता है, किस तरह से आप इन्फ्लेशन या महंगाई को माप सकते हैं। तो 2-3 तरीकों के बारे में हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हम डिमांड साइड मेजर्स की बात करते हैं। डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आया है। लेट अस अज्यूम अ सिनेरियो वेयर द डिमांड ऑफ एन स्पेसिफिक कमोडिटी हैज़ इंक्रीज्ड। जब डिमांड बढ़ जाती है किसी स्पेसिफिक कमोडिटी की, देन वी से कि भाई हमारे यहाँ पर डिमांड साइड मेजर्स लेने की ज़रूरत है, यानी कि अब हमें क्या करना होगा। सबसे पहला था ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का सीधा सा मतलब होता है लोगों से कहिए कि भाई किसी पर्टिकुलर चीज़ का कंजप्शन थोड़ा कम कर दीजिए। लेकिन लोग किन चीज़ों में बात नहीं मानने वाले हैं। भाई प्याज तो सभी को चाहिए, टमाटर सभी को चाहिए, चीनी सभी को चाहिए, दूध सभी को चाहिए। ये यानी कि वो चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो उनकी बात, सरकार की बात आप लोग क्यों मानने लगे? नहीं मानते हैं लोग, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें हैं। सो ये छोटी चीज़ों पर काम नहीं करता, जो हमारी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर ये काम नहीं करता। और इट कैन वर्क फॉर स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़, छोटे से ग्रुप के लिए काम कर सकता है, बट इट कैन नॉट ओवरऑल इम्पैक्ट द इन्फ्लेशन। सो डिमांड साइड मेजर्स में सबसे पहला ऑस्टेरिटी है। इस टर्म को याद रखिएगा ऑस्टेरिटी, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑस्टेरिटी में हम लोगों से विनती करते हैं, कहते हैं कि भाई किसी चीज़ को आप थोड़ा कम कंज्यूम कीजिएगा। नाउ लेट्स स्पीक अबाउट द सेकंड थिंग, दैट इज मॉनेटरी मेजर्स। So government will start taking the monetary measures. They will start increasing the repo rate. अब आपके दिमाग में आएगा सर रेपो रेट क्या, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। रेपो रेट के बारे में समझ लेते हैं। रेपो रेट बेसिकली रिपर्चेसिंग रेट है। इस पर होता क्या है कि जो आरबीआई है, यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है कि स्पेसिफिक टर्म पे इन एक्सचेंज ऑफ सम सिक्योरिटीज़। तो कोलेट्रल के तौर पे आरबीआई के पास सिक्योरिटीज़ होती हैं। अब चूंकि आरबीआई अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, यानी कि इसे कहते हैं रेपो बढ़ा दिया, तो कमर्शियल बैंक्स को अगर पहले 5% पे लोन मिलता था, अभी 6% पे लोन मिल रहा है। लोगों को ये 7% पे लोन देंगे। अब लोगों के पास लोन महंगा पहुंचेगा। अब जब लोगों के पास लोन महंगा पहुंचेगा तो क्या लोग लोन लेंगे? अब लोग लोन नहीं लेते हैं। सो इस सिचुएशन में या तो नहीं लेते हैं या फिर कम लेते हैं। तो इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि रेपो रेट बढ़ा देने से हम मार्केट के अंदर क्या कम कर देते हैं? लिक्विडिटी कम कर देते हैं। और जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड कम हो जाती है, और जब किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है तो उसका रेट भी कम हो जाता है। तो रेपो रेट को इंक्रीज़ करके मॉनेटरी मेजर से हम डिमांड साइड मेजर ले सकते हैं टू चेक द इन्फ्लेशन। नाउ सेकेंड थिंग इज अबाउट इंक्रीजिंग CRR। CRR का मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो।
कैश रिजर्व रेशियो को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैंकिंग के बारे में जानना होगा। बैंकिंग के बारे में क्या जानना चाहिए आपको कि आरबीआई ना एक गाइडलाइन जारी करता है, कहता है जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं ये सभी क्या करें कि जो भी पैसे आपके पास कैश में आते हैं उसमें से 10%, 20% आप क्या कर लीजिए, सेव करके रखिए। क्यों सेव करके रखिए? लोग लेने के लिए अचानक से आ गए, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, बहुत सारे रीजंस हैं। सो अब ऐसे में 20% जो है वो हमारा CRR है, यानी कि आपको 100 में से 20 अपने पास सेव करके रखना होगा। तो 80-20 हमारे पास एक रेशियो आ जाता है जिसे हम कहते हैं CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। जैसे ही CRR को इंक्रीज करते हैं, मान लेते हैं पहले हमारे पास 80 रुपीज़ थे टू प्रोवाइड द लोन, नाउ वी हैव इंक्रीज्ड CRR, तो होगा क्या, 70-30 हो जाएगा। अब हमारे पास केवल 70 रुपीज़ है इन ऑर्डर टू गिव द लोन, टू लैंड द लोन टू दोज पीपल हु आर आस्किंग फॉर द लोन्स। सो CRR को इंक्रीज करके या रेपो को इंक्रीज करके भी महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, महंगाई को चेक किया जा सकता है। नाउ सेकेंड थिंग, सप्लाई साइड मेजर्स। मैंने बताया कि कॉस्ट पुश होता है। दूसरा सप्लाई साइड क्यों है? क्योंकि आपको बताया था कि कॉस्ट पुश का मतलब है कि आपके जो इंटरमीडिएट कॉस्ट हैं वो बढ़ गए हैं। सप्लाई साइड में होता है कि आपकी सप्लाई या तो कम हो जाती है किसी कमोडिटी को लेकर। दिल्ली वाले पानी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, बेंगलुरु वाले पानी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो पानी बहुत महंगा बिकता है। कभी राजस्थान जाइएगा, वहाँ भी पानी बहुत महंगा बिकता है कंपैरेटिवली ऐसी जगहों के जहाँ पे पानी बहुत आसानी से मिल जाता है। यानी कि अगर कोई चीज़ कम है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि अवेलेबिलिटी कम है, सप्लाई कम है, तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। सो ऐसे में क्या करती है सरकार कि सप्लाई को बढ़ाने के लिए, बढ़ेगी किसी चीज़ की सप्लाई तो उसका प्राइस अपने आप कम होने लगेगा। क्या करती हैं? अपस्केलिंग ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है? या तो इन्वेस्टमेंट करके ही प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, या एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करके। तो इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन को बढ़ाना शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए हमें लॉन्ग रन में काम करना होता है, यानी कि लंबे समय की पॉलिसीज़ बनानी होती हैं। तो हम क्या करते हैं? इंपोर्ट कर देते हैं दूसरे देश से। मान लेते हैं कि ऑनियन का प्राइस बढ़ गया है, अब हमारे देश में ऑनियन पैदा नहीं हो रही है, अचानक से उसे बढ़ाना भी पॉसिबल नहीं, देन वी विल गो फॉर द इम्पोर्ट। हम किसी दूसरे देश से कहेंगे कि थोड़ा प्याज हमारे यहाँ भेज दो, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को सलाद खाना है। सो ये होता है सप्लाई साइड मेजर, यानी कि हम सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। सप्लाई इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, एक है इन्वेस्टमेंट जो कि शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है, एंड सेकेंड थिंग इज इम्पोर्ट दैट इज पॉसिबल इन द शॉर्ट रन, बट दिस इज अ शॉर्ट रन मेजर, ये लंबे समय तक काम नहीं करता। दैट्स व्हाई यू हैव टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन। नाउ कॉस्ट साइड मेजर्स, यानी कि कॉस्ट साइड मेजर्स की बात करते हैं कि कॉस्ट में कैसे। अब होगा क्या कि कटिंग टैक्सेस को कट कर दीजिए और रिडक्शन इन इनपुट कॉस्ट। अब कटिंग टैक्सेस को कम करने से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, पहले कोई चीज़ 100 थी, उस पर 20 का टैक्स लगाया सरकार ने, तो हो गई 120 की। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, अब की बार 20 का टैक्स नहीं लगाते हैं, अब 10 का टैक्स लगाते हैं। अब 10 का टैक्स लगाया तो अब कोई चीज़ पहले 100 की थी, सरकार ने टैक्स लगाया 10 का, हो गई 110। बात समझ में आ गई आप लोगों को? सो अब चीज़ें घट जाती हैं, यानी कि जैसे ही सरकार क्या करती है, टैक्सेस को घटाती है तो चीज़ों की वैल्यू घट जाती है। वैसे ही रिडक्शन इन इनपुट में रिडक्शन कर देती है। जो चीज़ें पहले 50 रुपये की आ रही थी इनपुट कॉस्ट के लिए, अब उन्हें 40 का करने की कोशिश करेगी, उसके बाद उसे 30 का करने की कोशिश करेगी। आर्थिक मंदी तक नहीं जाएगी, इतना ही रखेगी, ज़्यादा चीज़ों को सस्ता नहीं किया जाता। हालांकि आशा करता हूँ कि आपको 3 चीज़ें समझ में आई होंगी मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन। सबसे पहले होते हैं डिमांड साइड मेजर, जिसमें हम ऑस्टेरिटी लोगों से निवेदन करते हैं। दूसरे मॉनेटरी मेजर्स होते हैं जिसमें हम रेपो को इंक्रीज कर देते हैं, CRR को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे मनी सप्लाई घट जाती है। सप्लाई साइड मेजर्स में क्या करते हैं? आप स्केलिंग करते हैं बाय इन्वेस्टिंग एंड इंपोर्ट करते हैं, ताकि जिन चीज़ों की कमी है उनको हम देश में लेकर आ सकें। तीसरे होते हैं कॉस्ट साइड मेजर्स, यानी कि कटिंग टैक्सेस को कट कर देते हैं, और रिडक्शन इनपुट्स, जो इनपुट कॉस्ट हमारी पहले ज़्यादा थी उसको कम करने की कोशिश करते हैं। टैक्स कम करने से होगा ये कि मार्केट वैल्यू किसी कमोडिटी की कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो मार्केट में होगा जो चीज़ है वो थोड़ी सस्ती हमें मिलने लग जाती है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन कितने तरह की हो सकती है। बेसिकली इन्फ्लेशन को सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं लो इन्फ्लेशन। अच्छी इन्फ्लेशन है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंग कर चलने वाली इन्फ्लेशन। अब इसमें होता क्या है कि ये सिंगल डिजिट होती है, 1% पर एनम बढ़ रही है,
1.1% पर एनम बढ़ रही है, 0.1% पर एनम बढ़ रही है। सो दीज काइंड इन्फ्लेशन ये देश के लिए अच्छी है, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ हमें नज़र आता है, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है वैसे वैसे हमें पता चलता है कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। अगर ये ना बढ़े तब क्या होगा, उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। सो लो इन्फ्लेशन होता है, यानी कि आपके यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो अच्छा हेल्दी इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी की जाती है आरबीआई के द्वारा कि कितना इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए। दूसरा होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, नाम से ही समझ में आता है, अर्थव्यवस्था को गैलोपिंग इन्फ्लेशन की चपेट में, डबल और ट्रिपल डिजिट यानी कि 2,000% तक इन्फ्लेशन आ जाता है विद इन 1 एनम, यानी कि एक साल में 2,000% तक इन्फ्लेशन बढ़ जाता है महंगाई ही पहले क्या थी, 100 की चीज़ थी, अभी हो गई 1 लाख की अचानक से। पहले 100 की थी, अभी 1 लाख की हो जाती है। इस इन्फ्लेशन को हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। कहाँ देखने के लिए मिली थी, 1980s के लेट में, यानी कि जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तब हमें देखने के लिए मिली थी गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अब इसके और भी नाम है, इसे होपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, जंपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, रनिंग या रन अवे इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ये सभी एक ही इन्फ्लेशन के नाम है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन के। तो ये 2 डिजिट यानी 22, 23, 24 और या 3 डिजिट में, जैसे मान लीजिए 200, 300 ऐसे बढ़ सकती है। तो ये कई 100% तक भी बढ़ जाती है। उसके बाद आती है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, ये इससे भी बड़ी इन्फ्लेशन है। अचानक से किसी भी दिन दुगनी रात चौगनी कहते हैं ना, दिन दुगनी रात चौगनी इन्फ्लेशन है, यानी कि दिन में कुछ और रेट थे, कल सुबह उठ के देखोगे तो 400-500% बढ़ जाते हैं, और साल भर में तो मिलियन और ट्रिलियन तक बढ़ जाते हैं। मिलियन और ट्रिलियन का मतलब समझते हैं कि 1 रुपया अब उसकी कोई कीमत नहीं बची है, आपकी जो करेंसी है वो वीक हो गई है, अब आप उसे जलाकर भी उसकी करेंसी की वैल्यू से ज़्यादा चीज़ों को खरीद सकते हैं, या उस चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप स्टोव फ्यूल की तरह उसे यूज़ कर पाएंगे। एग्जाम्पल्स की बात करें, सो बोलिवियन इन्फ्लेशन था 1985 में, 24,000 पर एनम बढ़ रही थी। उसके अलावा वेनेजुएला में 53 मिलियन 2019 का केस है। यूपीएससी के प्रीलिम्स 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वेनेजुएला में भी बढ़ रही थी। जिम्बाब्वे में 2008 में 90 बिलियन ट्रिलियन, समझ पा रहे हैं, 90 बिलियन ट्रिलियन % तक हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गई थी। अब इसमें होता क्या है कि लोगों का अपनी करेंसी के ऊपर से विश्वास तो खो गया है। ऐसे में लोग क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी जैसे कि यूएसडी, डॉलर्स हैं, या फिर भारत का रुपया है, इन सब में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, गोल्ड में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। और जब इस तरह से ट्रेड किया जाता है तो इसे हम इन्फ्लेशन प्रूफ कहते हैं। ये याद रखिएगा, इन्फ्लेशन प्रूफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इन्फ्लेशन प्रूफ का मतलब है जब लोग किसी कमोडिटी में ट्रेड करना शुरू कर दें ड्यू टू हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि तेज़ी से बढ़ने वाली इन्फ्लेशन की वजह से। नाउ रिफ्लेशन के बारे में बात करते हैं। सरकार इंट्रोड्यूस करती है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी, डिमांड नहीं क्रिएट कर रहे थे लोग, सो इंटेंशनली किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, रिडक्शन किया जाता है किस में, इंटरेस्ट रेट में, रेपो घटा दिया जाता है। कुल मिला के ये रेपो घटेगा, लोगों के पास लोन ज़्यादा हो जाएगा, लोन ज़्यादा होगा, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, और डिमांड जब ज़्यादा करते हैं तो आपकी जो चीज़ें हैं उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है, और अचानक से जो आपकी पहले मंदी में अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे अब ठीक होने लगती है। टैक्स कट कर दिए जाते हैं, लोगों के पास पहले 100 रुपये खर्च होने के लिए होते थे, अभी 120 बचेंगे, उसको वो खर्च करेंगे मार्केट के अंदर। इंक्रीज़ स्पेंडिंग, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है सरकार का, उसको भी सरकार बढ़ा देती है। स्टैगफ्लेशन की बात करते हैं। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइजेस भी बढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। बहुत घटिया स्थिति है, यानी कि देखिए प्राइजेस बढ़ रहे हैं लेकिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उल्टा हो रहा है। क्यों उल्टा हो रहा है? देखिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो समझ में आता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ लोगों की इनकम बढ़ी है, और इनकम बढ़ने की वजह से किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं। ऐसा कहाँ देखने के लिए मिला? ऐसा यूएसए में देखने के लिए मिला था ड्यूरिंग 1970s, और ये टारगेटेड एक्शंस लिए जाते हैं फिर गवर्नमेंट द्वारा इसे ठीक करने के लिए। तो स्टैगफ्लेशन इज नॉट अ गुड कंडीशन फॉर एनी इकोनॉमी। If you are thinking this video is very long,
सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि भाई यूपीएससी कोई मजाक नहीं है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस यूपीएससी एग्ज़ाम, तब आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहिए। आगे भी हम इसका जो बचा हुआ हिस्सा है, यानी कि जो लेसन 2 है या चैप्टर 2 है, वो लेकर आने वाले हैं। आपने चैप्टर 2 में और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ये समझ लीजिएगा कि ये KGF का चैप्टर 2 है जो अभी आने वाला है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हाउएवर दिस वीडियो इज़ फर्स्ट, यू कैन गिव अस योर रिकमेंडेशंस। ये वीडियो हमारी पहली वीडियो है, जो भी रिकमेंडेशन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम है लवी बेनीवाल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।